Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग जो वांगजी के बारे में जानना चाहता था। मिंग्याओ पहले तो विंग को वांगजी के बारे में कुछ भी पता नहीं रहा था, पर विंग की जिद करने पर मिंग्याओ विंग को हीलर्स रूम की तरफ लेके गया था, जहां वांगजी बहुत ज्यादा इंजर्ड था। उसकी पूरी बैक ब्लड से कवर थी। विंग को जब पता चला कि उसके जाने के बाद वांगजी को अपनी गलती रियलाइज हुई और वांगजी हर बार खुद को ऐसे ही टॉर्चर कराता है, तब उसे वांगजी के लिए थोड़ा बुरा लगा। पर ऑब्वियसली जो फीलिंग फिलहाल विंग वांगजी के लिए फील कर रहा था वो प्योर सिंपैथी थी, और सिंपैथी और प्यार में जमीन आसमान का फर्क होता है। सिंपैथी हम किसी रैंडम पर्सन के लिए भी फील कर सकते हैं, पर प्यार हम सिर्फ उसके लिए फील करते हैं जो हमारे लिए स्पेशल होता है, जिसकी हम दिल से केयर करते हैं और जिसे हम हर्ट होते हुए देख ही नहीं सकते। तो हाँ, फिलहाल विंग को वांगजी के लिए बुरा लगना ये एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि ऑब्वियसली विंग एक ह्यूमन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट वो काइंड ह्यूमन था। तो एज अ ह्यूमन बीइंग विंग का वांगजी के लिए सिंपैथी फील करना गलत नहीं था। विंग जिसने वांगजी को कुछ देर तक जस्ट देखा, थोड़ी ही देर बाद वह हीलर्स आ चुके थे वांगजी को फिर से चेक करने। उन हीलर्स ने वांगजी को चेक किया। विंग, मिंग्याओ, शाओ शिनचैन वही मौजूद थे अब तक। हीलर्स ने जब वांगजी को चेक किया तब विंग हीलर्स के पास गया और उसने वांगजी की कंडीशन पूछी। हीलर्स ने विंग को इन्फॉर्म किया कि वांगजी बहुत ज्यादा इंजर्ड है इस बार, क्योंकि इस बार उसने टोटल 100 लैश की पनिशमेंट ली है, जिसके चलते उसकी ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसकी बैक भी डीपली इंजर्ड है। रिकवरी में वक्त लगेगा, पर वो ठीक हो जाएगा क्योंकि उसकी गोल्डन कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इस बात पर विंग ने जस्ट नोट किया एंड वो वहाँ से बाहर निकलने ही वाला था, तभी सामने उसे लैन कुरैन नजर आए। लैन कुरैन, लैनी और लैन चिंगेजुन जो खुद भी यहाँ वांगजी को चेक करने आए थे। विंग जो उन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ने ही वाला था, तभी लैन कुरैन ने उसे रोक दिया। भले ही विंग इन लोगों से कितनी भी नफरत क्यों ना करता हो, पर एज एल्डर वो लैन कुरैन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो रुक गया। लैन कुरैन जिन्होंने विंग से रिक्वेस्ट की कि वो कुछ देर बाद कुरैन से आकर मिले, क्योंकि कुरैन को विंग से कुछ बात करनी है। इस बात पे विंग ने नोट कर दिया और वो वहां से जा चुका था। टाइम स्किप हुआ और फिलहाल विंग, शुयांग और शाओ शिनचैन तीनों भी कुरैन के क्वार्टर में गए थे उनसे मिलने के लिए। विंग ने देखा कि ऑलरेडी वहाँ मिंग्याओ, सिचैन, लैनी, लैन चिंगेजुन मौजूद है। विंग, शुयांग, शाओ शिनचैन वहाँ एंटर हुए और विंग ने जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ग्रीट किया। कुरैन, ई और चिंगेजुन ने नोट किया और विंग वहाँ बैठ गया। कुरैन जिन्होंने एक डीप ब्रीथ ली और विंग की तरफ देखा, जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। इवन उसे देखकर ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो यहाँ बहुत इंटरेस्ट से आया है या उसका बात करने का दिल भी है। जस्ट वो यहाँ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने आया था, या यूँ कहा जाए जस्ट कुरैन ने कहा था तो वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए जस्ट आ गया। कुरैन जो खुद भी इस बात को समझते थे, क्योंकि ऑब्वियसली पास्ट में किसी का भी बिहेव विंग के लिए सही नहीं था, इसलिए विंग का ऐसा बिहेव होना नॉर्मल है। कुरैन जिन्होंने अपनी बात स्टार्ट की, अपने पेरेंट्स के बारे में जानते हो विंग? जैसे ही विंग ने अपने पेरेंट्स का जिक्र सुना था, वो सरप्राइजिंगली कुरैन की तरफ देखने लगा। उसके फेस पर कंफ्यूजन थी। कुरैन जिन्होंने स्माइल की, कुछ जानना चाहोगे उनके बारे में? जैसे ही ये बात विंग ने सुनी थी, वो शॉक हो गया। क्या कुरैन उसके मदर फादर को जानते हैं? विंग के फेस पर जो सवाल था वो कुरैन ने पढ़ लिया। मैं सिर्फ तुम्हारे मदर फादर को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अर्ग को भी जानता हूँ। ये सुनते ही विंग पूरा शॉक। अर्ग, ये नाम तो उसके बस जहन में है। आज तक कभी भी उसने ये नाम अपने मुंह पे भी नहीं लाया, तो उस इंसान के बारे में लैन कुरैन कैसे जान सकते हैं? कहीं ये फिर से इन लैन क्लैन वालों का कोई घटिया ट्रैप तो नहीं है? यही सोच के विंग फिलहाल कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि जो नाम अभी अभी कुरैन के मुंह से निकला था वो विंग के लिए भले ही बहुत ब्लर था उसकी यादों में। इवन उस इंसान का चेहरा तक विंग को याद नहीं था, पर उस इंसान से एक बॉन्ड विंग शेयर करता था जो बहुत स्पेशल था।
तो क्या लैन क्लैन वाले फिर से उसके इमोशंस को मैनिपुलेट करके कोई घटिया गेम खेल रहे हैं? विंग जो ये सोच रहा था और कहीं ना कहीं ये सोच कुरैन समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी बात कंटिन्यू की। क्या आज भी ढूंढ रहे हो अपने अर्घ को? क्योंकि हंसी मजाक में ही सही, पर तुम्हारी मदर ने कहा था ना कि तुम्हारे अर्घ फ्यूचर में तुम्हारे अल्फा बनेंगे, और तुमने भी तो इस बात को अग्री किया था ना। जैसे ही विंग ने ये सुना था, वो अब पूरा शॉक हो चुका था। वो डायरेक्टली अपनी जगह से उठा और उसने कुरैन को डेयर किया था। आप ये सब कैसे जानते हैं? एक बात आपको बताना चाहता हूँ मास्टर कुरैन, अगर ये कोई घटिया चाल है मुझे यहाँ रोकने की या फिर मुझे मैनिपुलेट करने की, तो मैं पहले ही वॉर्न कर दूं, लैन क्लैन के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इस बात पर कुरैन ने विंग को सॉफ्टली आंसर किया, ना मैं कोई चाल खेल रहा हूँ और ना ही मैं तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा हूँ। मैंने सिंपली तुमसे क्वेश्चन किया और अब उन क्वेश्चंस के आंसर मैं ही तुम्हें दूंगा। शांत हो जाओ और बैठ जाओ, मेरी पूरी बात सुन लो। मैं जस्ट तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ। तुमने सेलिब्रेशन के दिन वांगजी से पूछा था ना कि तुम्हारी क्या गलती थी जो वांगजी ने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव किया। उसका आंसर तब वांगजी ने नहीं दिया, तो आज मैं देता हूँ तुम्हें। तुम्हारी किस गलती की सजा तुम्हें मिली है ये मैं आज तुम्हें बताता हूँ। प्लीज पहले शांत हो जाओ और बैठ जाओ। इस बात पर विंग ने डीप ब्रीथ ली और वो बैठ गया। कुरैन जिन्होंने एक लुक ई और चिंगीजुन को दिया था, उन्होंने जस्ट कुरैन को देखकर नोट किया जैसे वो कुरैन को अश्योर करा रहे थे। तब जाकर कहीं कुरैन ने फिर से विंग की तरफ देखा। तुम्हारे फादर वी चांद से और तुम्हारी मदर कान से सरन दोनों भी डार्क रॉ कल्टीवेटर थे। नेगेटिव एनर्जी को कल्टीवेट करने के बावजूद भी उनका हार्ट बहुत ज्यादा प्योर था। तुमने उस दिन वांगजी से कहा ना कि वो अपनी खुद की फैमिली को इस वेडिंग के लिए मना नहीं कर पाया, तो वो तुमसे एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकता है जबकि तुम्हारी फैमिली तो अडॉप्टेड थी। तो आज तुम्हें सच बताता हूँ, वांगजी को वेडिंग के लिए प्रेशराइज करने वाला मैं अकेला था। मैं चाहता था कि वांगजी और तुम्हारी वेडिंग हो जाए। रीजन ये है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों भी तुम्हारे पेरेंट्स के बेस्ट फ्रेंड थे। मेरी वाइफ शाओ हुई जिसकी डेथ हो चुकी है। पहले लैन क्लैन मेरे फादर मतलब मास्टर लैन संभालते थे और तब वही कल्टीवेशन वर्ल्ड के किंग भी थे। उन्होंने ही मेरे बिग ब्रदर चिंगेजुन की वेडिंग कराई थी और वेडिंग के 1 ईयर बाद ही चिंगेजुन और शाओ जी को फर्स्ट चाइल्ड हुआ, लैंसीचैन। लगभग लैंसीचैन जब 4 साल का हुआ तब मेरे फादर की डेथ हो गई और अचानक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्टीवेशन वर्ल्ड और क्लैन की भी मेरे ब्रदर चिंगेजुन पर आ गई। और तब मेरी शाओ जी प्रेग्नेंट थी। वांगजी का बर्थ हुआ और उसी साल मेरी वेडिंग हुई थी। वांगजी के बर्थ के बाद मेरी शाओ जी और मेरा भाई दोनों भी क्लैन के काम में बहुत ज्यादा बिजी हो चुके थे, जिस वजह से वो वांगजी को ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाते थे। यही रीजन था कि वांगजी ज्यादातर टाइम मेरी वाइफ के साथ स्पेंड करता था और मेरी वाइफ का और वांगजी का एक अलग ही बॉन्ड बन चुका था। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कि वो मेरी वाइफ को ही अपनी मदर भी बुलाने लगा था। वो मेरी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इवन वांगजी अपनी आंट के बिना एक पल रह भी नहीं पाता था। यही रीजन था कि जब भी मैं और मेरी वाइफ बाहर भी जाते, वांगजी हमारे साथ बाहर जाने की जिद करता। लगभग वांगजी तब 5 या 5.5 साल का था और हम दोनों को बाहर जाना था। वांगजी जिसे हम लेके नहीं जाना चाहते थे क्योंकि हम नाइट हंटिंग पे जा रहे थे, पर वो बिल्कुल नहीं माना, बहुत रोया, तो हमने मजबूरी में उसे भी अपने साथ लिया और हम बाहर गए थे तुम्हारे मदर फादर से मिलने। हम अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे। दुनिया से छुपकर हम अक्सर चारों भी मिला करते थे क्योंकि ऑब्वियसली लैन क्लैन में डार्क कल्टीवेशन फॉरबिडन है और ऐसे लोगों से कनेक्ट रहना भी सही नहीं माना जाता। ये हमारे रूल्स की खिलाफ था। फिर भी मैं और मेरी वाइफ तुम्हारे मदर फादर से मिला करते थे। ये बात किसी को भी पता नहीं थी, इवन मेरे क्लैन में भी किसी को भी नहीं पता थी।
मैं तुम्हारे मदर फादर को बहुत पहले से जानता था और मैं ये भी जानता था कि भले ही वो डार्क कल्टीवेशन करते हैं पर आज तक उन्होंने किसी को भी हार्म नहीं किया। इवन कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए ही वो अच्छे काम करते आए हैं, तो मुझे उनसे मिलने में कोई भी गलत नहीं लगता था। तुम्हारे बर्थ के बाद भी हम वांगजी को लेकर कई बार तुम्हारे मदर फादर से मिलने आए थे और वही वांगजी और तुम्हारी मुलाकात हुई। वांगजी तुम्हें शियान शियान पुकारता था और तुम वांगजी को अर्ग कहते थे। हमने सोचा था कि ये मुलाकात भी हमेशा की तरह नॉर्मल रहेगी, हम सब साथ में मिलेंगे, नॉर्मली बातें होगी और हम वापस आ जाएंगे। पर वो मुलाकात आखिरी थी हम चारों की, क्योंकि उस मीटिंग के बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ खत्म हो गया। बहुत सारी जिंदगी डिस्ट्रॉय हो गई, जिसमें तुम भी थे, वांगजी भी थे, मैं भी था और तुम्हारे पेरेंट्स भी थे। हमने एक इन में रूम बुक किया, हम वहाँ पहुँचे, हम चारों ने नॉर्मल बात की और तुम और वांगजी खेल रहे थे। उस वक्त तुम्हारे मदर फादर के पास इंफॉर्मेशन थी यिन आयरन के बारे में। इवन तुम्हारी मदर ने उस वक्त हमें बताया था कि उन्होंने यिन आयरन को डिस्ट्रॉय करने का रास्ता ढूंढ लिया है। बस उन्हें अब ये पता करना है कि यिन आयरन का गलत यूज कर कौन रहा है और यिन आयरन है किसके पास जिसने उसे एक्टिवेट किया है, क्योंकि ऑब्वियसली यिन आयरन पीसेस में बटा हुआ था और हम चारों भी उसी बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि फ्यूचर में ये बात बहुत बड़ी हो सकती है और पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सकती है। पर शायद हमें और छुप के रहना चाहिए था, क्योंकि उसी वक्त हम पे अटैक हुआ, स्पेशली तुम्हारे मदर फादर पे। वेन रोहान तुम्हारे मदर फादर को मारना चाहता था, क्योंकि उसे पता चल चुका था हमारे बारे में। वो ये भी जान चुका था कि तुम्हारी मदर उस यिन आयरन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसीलिए वेन रोहान कैसे भी करके तुम्हारी मदर को मारना चाहता था, जिसमें वो सक्सेसफुल हुआ भी। उसके कुछ वॉकिंग क्रॉप्स ने और डार्क कल्टीवेटर्स ने हम पे अटैक कर दिया। हम चारों ने फाइट करने की कोशिश की। मैं आज भी वो रात नहीं भूल सकता जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर उस एक रात ने मुझसे मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को छीन लिया। उन वॉकिंग क्रॉप्स ने हम पे डायरेक्टली अटैक किया था। हम चारों ने फाइट करने की बहुत कोशिश की, इवन हम स्ट्रांगली फाइट कर भी रहे थे, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके हम फाइट बैक कर रहे थे। पर तुम्हारे फादर पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक हुआ, जिस वजह से उनका स्पिरिचुअल वेपन मतलब उनकी सॉर्ड नीचे गिर गई और अचानक एक डार्क कल्टीवेटर ने तुम्हारे फादर को स्टैप कर दिया, जिसके चलते वी चांस से ऑन दी स्पॉट मर चुके थे। ये देखकर तुम्हारी मदर को बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि तुम्हारी मदर तुम्हारे फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फिर भी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फाइट बैक कर रही थी। वांगजी तब ज़्यादा बड़ा नहीं था, जैसा मैंने बताया वो 5-5.5 साल का ही था। तुम्हें लेकर वो एक जगह छुप गया था। मुझे आज भी याद है, वांगजी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें अपने आर्म्स में होल्ड कर चुका था। बहुत टाइटली पकड़ के रखा था उसने तुम्हें, ताकि तुम हार्म ना हो जाओ। और मैं, मेरी वाइफ और तुम्हारी मदर लड़ रहे थे। वहाँ जो डार्क कल्टीवेटर्स आए थे वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। हर तरफ तब बस स्मोक हो चुका था, क्योंकि कैसे भी करके वेन रोहान को हम लोगों को ख़त्म करना था, इसलिए वहाँ उसने आग लगवा दी थी। पूरा इन जल रहा था और हम लोग तुम लोगों को बचाने के लिए फाइट कर रहे थे। एक डार्क कल्टीवेटर ने मेरी वाइफ जो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी उस पर अटैक कर दिया, उसके स्टमक में स्टैप कर दिया था और वो नीचे गिर गई। तुम्हारी मदर जो ये देख चुकी थी और वो मेरी वाइफ को बचाना चाहती थी, इसलिए वो मेरी वाइफ के पास गई और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी नेगेटिव एनर्जी यूज करने लगी। उसका मोटिव सिर्फ बेबी और मेरी वाइफ को बचाना था, पर क्योंकि हर तरफ स्मोक था और कुछ भी क्लियरली नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से देखने वाले को ऐसा लगा कि तुम्हारी मदर मेरी वाइफ को मार रही है। वांगजी ने ये नहीं देखा कि तुम मेरी वाइफ को स्टैप किसने किया, उसने ये देखा कि तुम्हारी मदर ने मेरे वाइफ की स्टमक से वो सॉर्ड बाहर निकाली और वो डार्क एनर्जी का यूज कर रही थी ताकि जो इंजरी हुई है उससे ब्लीडिंग ना हो, एटलीस्ट वो बच जाए। वांगजी ने गलत समझ लिया कि तुम्हारी मदर ने उसकी आंट को मारा। फिर भी वांगजी तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी मदर मेरी वाइफ को रेस्क्यू करने में लग चुकी थी, इसलिए उसका ध्यान फाइटिंग से हट चुका था। यही रीजन था कि तुम्हारी मदर के भी ऊपर अटैक हुआ और वो सरवाइव नहीं कर पाई।
उनकी भी डेथ हो गई। वांग जी जो एक कॉर्नर में छुपा हुआ था, वो अपने आंट की डेड बॉडी अपनी आंखों के सामने देख रहा था। बच्चा था वो, क्या ही समझ पाता। उसने तुम्हें वही छुपा दिया और तुमसे कहा कि तुम बाहर ना निकलो, और वो अपने आंट की डेड बॉडी के पास गया, ये सोच के कि हो सकता है वो जिंदा होगी। उसने उसे हिलाने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की, पर ऑब्वियसली उसकी डेथ हो चुकी थी। मैंने ऑलरेडी क्लैन में मैसेज थ्रू इन्फॉर्म कर दिया था कि हम पे अटैक हुआ था, तो जल्द ही बैकअप वहां पहुंच गया और जैसे तैसे सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी थी। पर जब तक सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी थी तब तक बहुत कुछ तबाह भी हो चुका था। मैं भी बहुत घायल था, तो मुझे और वांग जी को दोनों को भी लैन क्लैन में लाया गया। वांग जी भी अनकॉन्शियस हो चुका था। उसने बहुत सारा वो स्मोक इनहेल कर लिया था, जिस वजह से वो भी वही बेहोश हो गया। हम दोनों को क्लैन में लाया गया और जब हम दोनों हील हुए तो हमें पता चला मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। वांग जी उस बात से बहुत ज़्यादा टूट गया। उसने अपनी मदर जैसी आंट को खो दिया। मैंने तुम्हारा पता करने की कोशिश की तो मुझे पहले तो पता चला कि तुम उस फायर में बचे ही नहीं, तुम्हारी डेथ हो चुकी है। क्योंकि लैंड क्लैन वालों को मैंने बोल दिया था तुम्हें ढूंढने के लिए, मैं तो इंजर्ड था तो मैं नहीं जा सकता था। लैंड क्लैन के कल्टीवेटर्स ने तुम्हें ढूंढा भी और तुम नहीं मिले, तो सबने अज्यूम कर लिया कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है। उसके बाद सब कुछ बदल गया, स्पेशली मैं और वांग जी बिल्कुल बदल गए। मैंने अपनी बिलव्ड वाइफ और अपने अनबॉर्न चाइल्ड को खो दिया था और वांग जी ने अपनी मदर को। हम दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। उसके बाद वांग जी शांत हो गया, बिल्कुल खामोश, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, किसी से ज़्यादा मिलना नहीं। उसने खुद को बिल्कुल आइसोलेटेड कर लिया था। हमेशा मेरी वाइफ के सेमेट्री के पास वो रोता रहता था और तब मैं भी बहुत टूटा हुआ था, तो मैं भी वांग जी को संभाल नहीं पाया। चिंगेजुन और ई ने कोशिश की वांग जी को संभालने की, पर वांग जी संभल ही नहीं रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और हमें लगा कि वांग जी अपनी आंट को भूल चुका है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने बस बात करना बंद कर दिया था अपने आंट के बारे में। जहन में उसके अभी भी अपनी आंट ही थी। बाद में उसने मेरी हालत देखी जो बहुत वर्स्ट हो चुकी थी। ऑब्वियसली मैंने भी अपनी पूरी फैमिली खो दी थी, तो मुझे भी उन सब चीज़ों से निकलने में बहुत वक्त लगा, बहुत मुश्किल भी हुई और वांग जी ने मेरी वही मुश्किल हालत देख ली थी। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और वक्त गुजरता गया। एक दिन मैं जियांग क्लैन गया किसी काम से। वहाँ मैंने तुम्हें देखा। तुम्हें देखते ही मैं पहचान चुका था कि तुम वी चांसे और कांसी सरन के बेटे थे, जो कि ऑब्वियसली तुम्हारे फेशियल फीचर्स तुम्हारे मदर फादर से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो तुम्हारी आइडेंटिटी को डिस्कवर करती थी, वो थी तुम्हारे लिप्स के नीचे वो मोल। इवन तुम्हें पता भी नहीं होगा, पर मैंने तुम पे डीप इन्वेस्टिगेशन कराई थी। तब मुझे पता चला कि उस फायर में तुम बच चुके थे, रोड पे घूम रहे थे, तो जियांग फैंगमियान ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। मुझे ये भी पता चला कि मैडम यू तुम्हारे साथ कैसा सलूक करती है। मुझे कैसे भी करके तुम्हें अपने पास लाना था, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था। तुम्हें अपने पास लाकर अपना गिल्ट कहीं ना कहीं कम करना चाहता था मैं, क्योंकि उस अटैक में बस मैं अकेला बच चुका था। मेरी वाइफ और मेरे दोनों दोस्तों को मैंने अपने सामने मरते हुए देखा। मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें भी खो दिया, पर तुम जिंदा थे, तो ऑब्वियसली अब मुझे तुम्हें अपने पास लाना था। अपने दोस्तों के बच्चे का ध्यान रखना था। इसलिए मैंने जियांग फैमिली पर प्रेशर बनाया ताकि वो तुम्हारी वेडिंग वांग जी से कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें मैं ऐसे ही जियांग फैमिली से नहीं ला सकता था, मुझे कोई स्टेटस देकर ही तुम्हें लाना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने ये भी जान लिया था कि तुम्हारे अंदर भी तुम्हारी मदर फादर की डार्क एनर्जीज हैं। अगर ये बात जियांग फैमिली को पता चल जाती तो तुम्हारे एग्जिस्टेंस पर खतरा आ सकता था। वेन रोहान को अगर ये पता चल जाता कि यिन आयरन को डिस्ट्रॉय करने वाला एक पर्सन आज भी जिंदा है, तो तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा होता। इसीलिए मैंने दोनों फैमिलीज को प्रेशराइज किया। वांग जी ये वेडिंग नहीं करना चाहता था, पर फिर भी मैंने उसे मजबूर कर दिया। पर मुझे एक बात नहीं पता थी, मुझे ये नहीं पता था कि जैसे मैंने तुम पे इन्वेस्टिगेशन कराई है, वैसे ही वांग जी भी तुम्हें एक बार देखने आया था। उसने भी तुम्हें दूर से देखा और वो भी तुम्हें पहचान चुका था, क्योंकि तुम्हारे लिप्स के नीचे मोल था। वो जान चुका था कि तुम वही शियान हो जिसके मदर फादर की वजह से उसके आंट की जान गई। वो तब बच्चा था जो देखा वही सच समझ बैठा, जबकि सच उससे बहुत परे था। जब उसे तुम्हारी सच्चाई पता चली, तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल गई, तब से वो इस वेडिंग के लिए अग्री कर गया।
देन तुम दोनों की वेडिंग हो गई और मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया था, क्योंकि अब तुम हमारे पास थे। हम सब लोग तुम्हारा ध्यान रखने लगे, तुम्हारे साथ नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। पर मुझे ये कभी नहीं पता था कि वांग जी एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते तुम्हें इतना बड़ा टॉर्चर करेगा। वो तुम्हें टॉर्चर इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी वेडिंग तुमसे फोर्सफुली हुई थी। वो बदला ले रहा था अपने आंट की मौत का तुमसे, क्योंकि उसकी नज़र में तो उसके आंट के मौत की जिम्मेदार तुम्हारी मदर थी। यही रीज़न था कि वो डार्क कल्टीवेटर से और स्पेशली तुमसे नफरत करने लगा। उसने सिर्फ अपने अनबॉर्न कज़न का और अपनी आंट का बदला लिया तुमसे। तुम्हें टॉर्चर किया उसने बिना सच्चाई जाने। तब वो बच्चा था तो कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं था। बचपन में जो देखा जो सुना उसी को सच मान बैठा। वो सिर्फ तुम्हें सजा दे रहा था। आई नो कि वो गलती तुमने की भी नहीं थी, पर उसने गलत समझ लिया था। वो तुम्हारी तरफ खुद के ओमेगा की तरह नहीं देखता था। वो तुम में अब तुम्हारी मदर का फेस देखता था, अपनी आंट के कातिल का बेटा समझता था तुम्हें, इसलिए तुम्हें टॉर्चर कर रहा था। देन उसने वो सब कुछ किया और पूरे लैंड क्लैन को तुम्हारे खिलाफ कर दिया। बाद में तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया। वांग जी ने अपना बदला तो ले लिया था, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था। सुकून नहीं मिल रहा था उसे, क्योंकि इस बदले के चक्कर में वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को जो अब तक हाइड करते आया था, वो तुम्हारे जाने के बाद उस पर हावी हो गई थी। बहुत लेट समझ में आया उसे कि वो तुमसे प्यार करने लगा था, और जब तक उसे अपनी फीलिंग्स का रियलाइज हुआ तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था ऑलरेडी। तुम पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में बदनाम हो चुके थे और उसकी जिंदगी से निकल चुके थे। तुम्हारे बिना वो बिल्कुल पागल सा हो गया था। यही रीज़न था कि एक दिन वो हम सब के पास आया और उसने हम सबको पूरी सच्चाई बता दी। जब हम लोगों को सच्चाई पता चल गई, हम भी बहुत शॉक थे, खासकर मैंने सोचा भी नहीं था कि वांग जी इतनी नफरत लेकर तुमसे वेडिंग कर रहा है। अगर मुझे तभी पता होता तो मैं तुम दोनों की वेडिंग होने ही नहीं देता। पर सब कुछ खत्म होने के बाद मुझे पता चला। उसके बाद मैंने वांग जी को सच्चाई बताई और तब वांग जी पूरी तरीके से टूट गया। वो अपने ही गिल्ट में डूबता गया। आज जो तुमने वांग जी की हालत देखी है, वही हालत वो लगातार अपनी 6 साल से कर रहा है। जब भी थोड़ा भी हील हो जाता है तब भी जाकर फिर से पनिशमेंट लेता है। इन 6 सालों में शायद ही वो शांति से सोया होगा। लगभग हर दूसरे महीने खुद को वो इतना इंजर्ड करा लेता है कि हील होने में उसे मंथ लग जाते हैं, और जब वो ठीक होता है फिर से वही दर्द सहता रहता है। उसने जब तुम्हें वापस देखा वो बहुत खुश हो चुका था, पर जब से तुमने उसे अपने सेकंड बेटे के डेथ के बारे में बताया वो और भी ज़्यादा टूट गया। आई नो विंग, उसने जो तुम्हारे साथ किया वो किसी भी तरीके से सही नहीं था। मैं उसे किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं कर रहा। वो गलत है और हमेशा गलत ही रहेगा। पर बस मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता था। बचपन में जब तुम दोनों मिले थे तब हंसी मजाक में बातें हुई थी तुम्हारे पेरेंट्स और हम दोनों के बीच में कि तुम वांग जी के ओमेगा बनोगे। तब ना तुम्हें और ना वांग जी को उन बातों का मतलब भी पता था। बस तुम्हारे पेरेंट्स आपस में साथ में रहते थे और मैं और मेरी वाइफ साथ में रहते थे, इसलिए तुम दोनों भी साथ में रहना चाहते थे। इसलिए वांग जी ने पूछ लिया था कि तुम दोनों साथ में कैसे रहोगे। मजाक मजाक में मेरी वाइफ ने आंसर किया कि अगर तुम दोनों की वेडिंग हो जाएगी तो तुम साथ में रहोगे। ये जानकर तुम दोनों खुश हो गए और खेल खेल में तुमने बोल दिया कि तुम दोनों मेड बनोगे। पर वो मजाक मैंने सच्चाई बना दिया, बिना ये जाने कि तुम दोनों के दिल में क्या है। मैं बस तुम्हें जियांग फैमिली के टॉर्चर से बचाना चाहता था, उस नर्क से निकालना चाहता था। तुम्हें एक स्टेबल लाइफ देना चाहता था, जो मैंने 100% कोशिश की। लैंड क्लैन में तुम्हारे साथ किसी ने भी गलत नहीं बिहेव किया। जब तक वांग जी का ट्रैप स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक लैंड क्लैन में किसी ने भी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। मैं बाकी क्लैन मेंबर्स का नहीं बोल सकता, पर ये तो तुम भी जानते हो कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन लोगों ने तुम्हारे साथ स्टार्टिंग के दिनों में वेडिंग के बाद ऑनेस्टली रिश्ता निभाया है। बाद में वांग जी के ट्रैप में हम सब फंस गए और जिसके चलते तुम हमारी नज़र में गलत बन गए। आई नो कि मैंने तब तुम्हारी साइड लेनी चाहिए थी, इवन मैं लेना भी चाहता था, पर मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं था, जिस वजह से मुझे शांत रहना पड़ा। मैं तुम्हें ये सब स्टोरी इसलिए नहीं बता रहा कि तुम वांग जी या हम लोगों को माफ़ कर दो, बिल्कुल नहीं। बस तुम्हें वांग जी के साइड की स्टोरी भी पता होनी चाहिए। उस क्यों का जवाब तुम्हें पता होना चाहिए।
तुम ही क्यों, तुम पर ही टॉर्चर क्यों हुआ? बस ये स्टोरी उस सवाल का जवाब था। गलती कहीं ना कहीं सिर्फ मेरी है, मैंने बातें क्लियर नहीं की, और अगर मुझे पता होता कि वांगजी के दिल में क्या चल रहा है तो मैं डेफिनेटली बातें पहले ही क्लियर करता। मुझे लगा था कि वांगजी तब बच्चा है तो सब कुछ भूल गया होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम्हारी मदर को गलत समझेगा और उसका गुस्सा तुम पे निकालेगा। कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी है विंग। तुमने आकर एक बार तो भी हम सबको सच बताना चाहिए था। वांगजी तुम्हारे साथ क्या बिहेव करता है, अगर इस बात का 1% हिंट हम लोगों को होता तो शायद बातें इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। मैं तुम्हें भी गलत नहीं कह रहा, आई नो कि वो तुम्हारा अल्फा है और तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे तब। या हो सकता है वांगजी ने तुम्हें डराया धमकाया हो, वो अलग बातें हैं, पर एटलीस्ट तुमने एक किसी पे तो भी बिलीव करके बताना चाहिए था। बातें तभी क्लियर हो जाती और वांगजी तुम और तुम्हारे बच्चों को इतना सफ़र करना ही नहीं पड़ता। जो हो चुका वो पास्ट है, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स की और मेरे वाइफ की डेथ हो या फिर वांगजी का तुम्हें टॉर्चर करना हो। हम लोग कुछ भी नहीं बदल सकते। देखा जाए तो सिवाय रिग्रेट के और गिल्ट के अब हमारे हाथ में कुछ भी बचा भी नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम बहुत स्ट्रांग और पावरफुल बन चुके हो। इस बात का दुख भी है कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। मैंने तुम्हें एक हेल से निकालकर दूसरे हेल में डाल दिया, पर मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, बस हालातों ने सब कुछ गलत कर दिया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबको माफ़ कर दो, बिल्कुल मत करो। तुमने बहुत कुछ सहा है और हमने बहुत कुछ गलत किया है, बस तुम्हें सारी सच्चाई पता होनी चाहिए, अपनी मदर फादर के डेथ की भी, वांगजी के नफरत की वजह भी, और बाकी भी सब कुछ। जो तुम्हें बताना था वो मैं बता चुका हूँ। आगे का डिसीजन तुम पे होगा। बस एक ही बात कहूँगा, जैसे तुम्हें अफसोस है अपने बच्चे की मौत का, वही अफसोस वांगजी को भी है। भले ही उसे लेट रियलाइजेशन हुआ, पर इन 6 सालों में वो बहुत कुछ सह चुका है। हर पल वो खुद को पनिश कर रहा है। उसकी हालत हम सब देख रहे हैं। नाराजगी हम लोगों को भी है उससे। उसने जो किया बहुत गलत है था, इवन वर्स्ट था। किसी ओमेगा के रेपुटेशन और डिग्निटी पर यूं कीचड़ उछालना बहुत गलत था। पर बचपन में जो कुछ भी उसने सहा, जो कुछ भी सहते हुए उसने मुझे देखा, वही सब उसके अंदर नफरत और गुस्सा बढ़ा चुका था। बड़ा होते होते हुए जब उसे पता चला कि वो नफरत और गुस्सा कहीं उतर सकता है, तो उसने बिना सोचे समझे तुम्हें हर्ट करना स्टार्ट कर दिया। बेवकूफ जिसे अपना दुश्मन मान के टॉर्चर कर रहा था, उसी से वो प्यार भी करने लगा, और आज उसे दोनों की सजा मिल रही है, तुमसे नफरत करने की भी और तुमसे प्यार करने की भी। जो तुम्हारे साथ उसने किया है वो उसे चैन से जीने नहीं देता, और तुम्हारे बिना वो सुकून से सो नहीं पाता। उसकी हालत बस ऐसी हो चुकी है कि खुद को दर्द देके वो सुकून हासिल करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट टाइम उसके फेस पर हमने जेन्युइन स्माइल तब देखी जब उसे पता चला कि युवान उसका बच्चा है, पर जब उसे ये पता चला कि उसका दूसरा बच्चा उसी की वजह से मर चुका है, तब वो स्माइल भी फेंट हो गई। कुरैन जिन्होंने अपनी बात कंप्लीट की, और विंग जो सब कुछ सुन चुका था, वो अब वहां से उठ चुका था। बिना किसी की तरफ देखे डायरेक्टली वो उस मीटिंग हॉल से निकल गया। मतलब अब उसे वहां रहना ही नहीं था। बहुत बेचैन हो चुका था वो। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो अपने सपने में खोजा करता था, वो और कहीं वांगजी निकलेगा। जिस इंसान को वो आज तक दुनिया में ढूंढता आया था, वो इंसान उसके इतने करीब था, और विंग उसे पहचान ही नहीं पाया। कैसे पहचानता विंग? तब वो भी तो बच्चा था, इवन वांगजी से छोटा था वो तब। उसे जस्ट कुछ धुंधली यादें थी और एक स्पेशल कनेक्शन। उसे तो अपने मदर फादर की डेथ और उनका चेहरा तक ठीक से याद नहीं है, तो वांगजी का क्या ही याद रखता वो। बस उसे नाम याद था, अर्ग। बहुत परेशान हो चुका था विंग, बहुत रेस्टलेस था। एग्जैक्टली क्या फील कर रहा था, क्या सोचना है, समझ नहीं पा रहा था वो। किस बात की एग्जैक्टली खुशी मनाए और किस बात का एग्जैक्टली दुख मनाए। जो हुआ उसमें किसकी गलती थी, जो किया उसमें किसकी गलती। और अब जब उसे वांगजी का पॉइंट ऑफ व्यू पता चल चुका है, तो इसमें वांगजी को कितना % ब्लेम करना है, ये बात विंग समझ ही नहीं पा रहा था। अब तक वो वांगजी को ब्लेम करता आया। उसे यही लगता था कि बस ये एक अरेंज फोर्स मैरिज थी, जिस वजह से वांगजी ने उसे टॉर्चर किया। स्टोरी उसके सोच से कहीं ज्यादा अलग निकली। अब वो ये कैलकुलेट कर रहा था कि इन सब चीजों में गलती किसकी है।
हालातों की, वक्त की, वांगजी की, उसके उन डार्क पावर्स की या उसकी खुद की। ये बस एक हादसा था या फिर उनकी फेथ या डेस्टिनी। बचपन में किया गया एक मजाक जिसे कुरैन ने इंटेंशनली सच बनाया। कुरैन का मोटिव गलत नहीं था। ऑब्वियसली विंग को वो जियांग फैमिली से ऐसे ही नहीं ला सकते थे, इसीलिए उन्होंने बचपन में किए गए एक मजाक को सच बना दिया। वांगजी और विंग की वेडिंग करवा दी। वांगजी सच्चाई जानता था जिस वजह से उसने विंग को टॉर्चर किया, पर अब विंग सोच रहा था कि एग्जैक्टली गलत है क्या। बहुत परेशान था वो, बहुत डीप थिंकिंग में था, बस शांति से चला जा रहा था। एग्जैक्टली कहा जा रहा था ये बात तो उसे भी नहीं पता थी। अचानक उसे अपने पैरों के पास कुछ फील हुआ और वो रुक चुका था। उसने नीचे देखा, तब उसका बच्चा उसके पैर को हक करके उसी की तरफ देख रहा था। विंग जिसने अपने बच्चे की तरफ देखा और उसे अपनी बाहों में होल्ड कर लिया। युआन जो विंग से कुछ बात कर रहा था, पर विंग जिसने बस युआन को उठा के रखा था। युआन क्या बोल रहा था, शायद ही ये बातें विंग के कानों तक पहुंच भी रही हो। परेशान ही इतना था वो। अचानक उसे फील हुआ जैसे उसके बच्चे को कोई ले रहा हो। विंग ने तुरंत आगे देखा तो सामने शुयांग था, जिसने विंग के हाथ से युआन को ले लिया क्योंकि युआन कब से विंग से कुछ कहे जा रहा था। शुयांग ने युआन को अपनी बाहों में होल्ड किया और उसे वो खेलने के लिए छोड़ने जा चुका था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.